हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक और यह पाठ संस्मरण शैली में लिखा हुआ है जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। संस्मरण क्या होता है? संस्मरण यादों से बनता है। हम अपनी स्मृतियों के आधार पर ही संस्मरण लिखते हैं और स्मृतियों की विश्वसनीयता ही संस्मरण को महत्वपूर्ण बनाती है। जो भी हम लिख रहे हैं वह कितना विश्वसनीय है, कितना सच है, यही उस संस्मरण को महत्वपूर्ण बनाता है, उसमें विश्वसनीयता जगाता है और पाठक उसे पढ़ते हैं। और फादर कामिल बुल्के पर लिखा हुआ लेखक का यह संस्मरण बिल्कुल खरा उतरता है। इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि अपने आप को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम में थे, लेकिन उन्होंने अपनी कर्म भूमि भारत को बनाया। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, लेकिन पारंपरिक अर्थ में वे सन्यासी नहीं थे। लेखक बताते हैं कि फादर बुल्के से उनका बहुत अंतरंग संबंध रहा। अंतरंग से तात्पर्य बहुत घनिष्ठ संबंध। जब दो व्यक्तियों के, दो परिवारों के बीच में होते हैं तो वे अंतरंग संबंध कहे जाते हैं। तो फादर कामिल बुल्के से लेखक का बहुत अंतरंग संबंध रहा और पाठ में जगह जगह पर उन्होंने इसका जिक्र किया है। जब उन्होंने अपने बच्चे के अन्नप्राशन विधि में उन्हें बुलाया तो फादर के हाथों से ही उन्होंने पहला अन्न का निवाला अपने बालक को खिलवाया था। तो ये फादर के प्रति लेखक के अंतरंग संबंधों का एक उदाहरण है। और इस पाठ के माध्यम से लेखक ने अपनी कुछ ऐसी मान्यता स्थापित की है कि जब तक राम कथा का नाम रहेगा तब तक इस भारतीय साधु को सदैव याद किया जाएगा और उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के प्रति अगाध प्रेम का उदाहरण समझा जाएगा, क्योंकि उन्होंने हिंदी भाषा के उत्थान के लिए ढेरों कार्य किए और उसे उसकी जगह दिलाने में वो सदैव प्रयत्नरत रहे। उनकी प्रत्येक मंच से ये पीड़ा साक्षात दिखाई देती है कि भारत में हिंदी की ऐसी दुर्दशा हो रही है। तो चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद का अर्थ होता है गैंग्रीन। ये एक इन्फेक्शन है जो पूरी बॉडी में फैल जाता है और इस इन्फेक्शन के कारण आदमी की मौत हो जाती है। तो लेखक यहाँ बहुत दुखी हैं फादर की इस दर्दनाक मृत्यु पर और वह विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें गैंग्रीन जैसा भयानक रोग हो गया था। क्योंकि लेखक कहते हैं कि जिसकी रगों में दूसरे के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों? लेखक अपने आप से प्रश्न पूछ रहे हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में सबके प्रति अगाध प्रेम भरा हुआ था, उस व्यक्ति को इतनी दर्दनाक मृत्यु क्यों प्राप्त हुई? जिसकी रगों में हमेशा मिठास भरी हुई होती है दूसरों के लिए, उसे इतनी दर्दनाक और जहर से भरी मृत्यु क्यों प्राप्त हुई? यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? लेखक कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति का जो अस्तित्व था वह पूरा का पूरा प्रभु की आस्था पर निर्भर था। उन्होंने सदैव ईश्वर पर आस्था रखी और जीवन के अंतिम दिनों में उन्हें इस दर्दनाक मृत्यु से गुजरना पड़ा। आखिर उनके लिए ऐसी परीक्षा का विधान क्यों किया गया? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आँखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। यहाँ लेखक ने फादर के फिजिकल अपीयरेंस खाका हमारे सामने खींचा है कि वो कद में लंबे थे और पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति, यानी सदैव जिस प्रकार से पादरी सफ़ेद वस्त्र पहने रखते हैं एक गाउन जैसा, वैसे ही वो पहने रहते थे और उनका रंग गोरा था। सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी थी। जो उनकी दाढ़ी थी वह अब सफ़ेद हो चुकी थी। आँखें उनकी नीली थी और हमेशा ऐसा उन्हें देख के प्रतीत होता था जैसे दूसरों को बाहें खोलकर गले लगाने को वो सदैव आतुर रहते हैं। अर्थात उनके हृदय में दूसरों के लिए सदैव अथाह प्रेम, अगाढ़ प्रेम भरा हुआ था। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। कौन? लेखक बोल रहे हैं कि मैं 35 वर्षों से इसका साक्षी रहा हूँ। तब भी जब इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। अर्थात इलाहाबाद और दिल्ली दोनों स्थानों पर वह उनके संपर्क में थे
और लेखक कहते हैं कि आज भी उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। किसकी बाहों का दबाव? फादर बुल्के ने जब इन्हें कभी गले लगाया, फादर बुल्के ने, तो लेखक कह रहे हैं कि आज भी मैं उस गले मिलने के एहसास को महसूस कर सकता हूँ। आगे लेखक कहते हैं कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा था। उनको देखना निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनकी बातें करना कर्म को संकल्प से भरने जैसा था। लेखक यहाँ पर स्मृतियों में डूब जाते हैं। वे पारिवारिक रिश्ते में बंधे हुए हैं। किनके साथ? फादर कामिल बुल्के के साथ उनका एक पारिवारिक रिश्ता जैसे बंध गया है और उस परिवार के सबसे बड़े थे फादर बुल्के। जैसे एक हेड ऑफ द फैमिली होता है, फादर या मदर या दादा दादी, इसी तरीके से लेखक कहते हैं कि इस परिवार के सबसे बड़े भी फादर बुल्के ही थे और यहाँ पर वो परिमल के दिनों को याद कर रहे हैं। परिमल क्या है? परिमल इलाहाबाद की एक साहित्यिक संस्था थी और इस संस्था से फादर बुल्के और अन्य साहित्यकार जुड़े थे, जहां वे एकत्र होते थे और फादर परिमल की गोष्ठियों में गंभीर बहस किया करते थे। गोष्ठियों यानी सेमिनार्स, वर्कशॉप्स में बहस किया करते थे। वे अन्य रचनाकारों की रचनाओं पर अपनी राय व्यक्त करते और सुझाव भी दिया करते थे। और वे, लेखक कहते हैं कि हमारे हंसी मजाक में वे निर्लिप्त शामिल रहते। निर्लिप्त का तात्पर्य है आसक्ति से रहित, और हमारी रचनाओं पर बेबाक राय भी दिया करते थे। बेबाक राय से यहाँ तात्पर्य है स्पष्ट राय देना, किसी को प्लीज़ करने के लिए गलत बोल देना कि नहीं नहीं बहुत अच्छा लिखा है, या अननेसेसरी किसी को प्रेज़ करने जैसी बात नहीं थी। अगर अच्छा है तो अच्छा कहना और बुरा है तो बुरा कहना बेबाक राय कहलाती है। तो अपनी बेबाक राय वो रखा करते थे और सुझाव देते थे कि किस तरीके से इस चीज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। और लेखक कह रहे हैं कि हमारे घरों में किसी भी उत्सव और संस्कार में वे बड़े भाई जैसे रहते। जैसे एक हेड ऑफ द फैमिली या बड़ा भाई किसी फंक्शन में रहते हैं तो एक कॉन्फिडेंस बना रहता है। इसी तरीके से फादर बुल्के भी हर एक संस्कार और उत्सव में रहते थे और हमें अपने आशीषों से भर देते थे। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि लेखक ने कहा है कि मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। अर्थात अन्नप्राशन विधि में सबसे पहला जो कोर है वो फादर बुल्के ने ही लेखक के बालक को खिलाया था। और उनकी नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी। वात्सल्य पाठ रस में आपने पढ़ा है, जहाँ संतान के प्रति प्रेम होता है वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। तो उनके हृदय में अपने सभी परिचितों के प्रति वात्सल्य जैसा भाव था, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारों की छाया में खड़े हों। जैसे किसी पेड़ की, किसी ऊंचे देवदार की पेड़ की छाया में खड़े होकर एक सिक्योरिटी का एहसास होता है, एक शीतल छाया और असीम शांति जैसी प्राप्त होती है। ऐसे ही फादर कामिल बुल्के के साथ रहने पर लेखक को ऐसी शांति और संतोष प्राप्त हुआ करता था। अब यहाँ इस अनुच्छेद में लेखक पुराने समय को याद कर रहे हैं कि इलाहाबाद में फादर साइकिल चलाते हुए उनकी स्मृतियों में आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि कैसे कैसे उनके साथ हुआ था। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि लेखक प्राय अपनी बातों में उनसे पूछता था कि उन्हें अपने देश की याद आती है, तो वे अक्सर यही कहते थे कि मेरा देश तो अब भारत है। और यहाँ लेखक बता रहे हैं कि फादर ने बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुँचकर तब उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि उनका भरा पूरा घर था, 2 भाई, 1 बहन, माता पिता सभी थे, और उनके हृदय में सन्यासी बनने की इच्छा जागृत हुई और उन्होंने भारत आकर भारत को ही अपनी कर्म भूमि बनाया। यहाँ लेखक याद कर रहे हैं कि वो उनसे बात कर रहे हैं, आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। फादर कहते हैं, मैं जन्मभूमि की बात कर रहा हूँ। हाँ, आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रेम्स चैपल। फादर बुल्के रेम्स चैपल के रहने वाले थे। घर में किसी की याद, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर लेखक कह रहे हैं कि उन्हें अक्सर अपनी माँ की स्मृतियों में मैंने डूब जाते हुए देखा है और उनकी माँ की चिट्ठियाँ भी अक्सर उनके पास आती रही हैं। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन
चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव उनके हृदय में नहीं था। उनके पिता एक बिजनेसमैन थे और बड़े भाई वहीं पादरी हो गए थे। एक भाई काम करता है, उसका परिवार है, और बहन उनकी थोड़ी सख्त और ज़िद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए लेखक ने देखा है। उनकी स्मृतियों में ये सब आ रहा है। फादर में भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने वो बेल्जियम भारत से गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, फादर कहते हैं। आप सबको छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी, यह बालकों किसी सरलता से मुस्कुराकर कहते। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। यहाँ फादर बता रहे हैं मुस्कुराकर, बहुत सरलता से, सहजता से, कि मेरी माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि ये लड़का तो हाथ से गया। और शायद प्रभु की ऐसी इच्छा रही होगी। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तो एक शर्त रखी। क्योंकि सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला कोई एक शर्त रख सकता है। और शर्त क्या थी? कि मैं भारत जाऊंगा। फादर की इच्छा थी कि मैं भारत जाऊंगा और भारत को ही अपनी कर्म भूमि बनाऊंगा। न जाने भारत की बात क्यों उठी उनके हृदय में, कहाँ से भारत जाने की बात आई, और भारत में रहने की किस परंपरा से, किस वस्तु से वो इतने प्रभावित थे कि उनका हृदय भारत में आकर बसने का था। और उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, और फादर बुल्के ने भारत में आकर पहले 2 वर्ष तो जिसेट संघ में धर्माचार की पढ़ाई की, और उसके बाद 9 से 10 साल तक दार्जिलिंग में उन्होंने पढ़ाई की। फिर कलकत्ता से बीए और इलाहाबाद से उन्होंने एमए किया। प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर उन्होंने सन 1950 में राम कथा उत्पत्ति और विकास शोध प्रबंध पूरा किया। शोध से तात्पर्य उन्होंने पीएचडी इस पर की। और उन्होंने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण भी किया नील पंछी के नाम से। बाद में वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो गए। और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी। और तब वो बीमार पड़ गए। उसके बाद पटना आ गए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि फादर बुल्के कभी संकल्प के सन्यासी लगते तो कभी मन के सन्यासी। एक बार रिश्ता बनाते तो तोड़ना उनके स्वभाव में था ही नहीं। 10 साल बाद मिलने पर भी वही पुराने अपनत्व की गंध आती थी। अर्थात चाहे जितने भी वर्षों के बाद मिले, भले ही 10 साल के बाद भी क्यों न मिले, लेकिन वही आत्मीयता के साथ, उसी गर्मजोशी के साथ वह मिला करते थे। अपनेपन में ज़रा भी कमी नहीं आती थी दूर रहने के बाद भी। और जब भी वे दिल्ली आते तो सर्दी गर्मी बरसात झेलकर तब भी मिलने के लिए ज़रूर आते थे, भले ही 2 मिनट के लिए ही मिलें। कौन ऐसा सन्यासी करता है? अर्थात सन्यासियों को तो कोई मोह माया किसी के प्रति होती ही नहीं है। मिले मिले, ना मिले ना सही। लेकिन फादर बुल्के ऐसा नहीं करते थे। वह सभी अपने परिचितों और संपर्कों को सदैव पुष्ट करने में रहते थे और सदैव उनके प्रति चिंतित और उनका भला करने के लिए चिंतित उन्हें देखा गया है। उन्हें हिंदी को राष्ट्रभाषा में देखने की बड़ी चिंता थी। ये देखिए कि भारतवासियों के हृदय में भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की इतनी चिंता नहीं है जितनी उन्हें थी, और जिसके लिए वे हर मंच से इसकी तकलीफ़ बयां करते। अर्थात प्रत्येक स्टेज से जब वो बोलते थे तो उनके हृदय की पीड़ा उजागर हो जाया करती थी। कौन सी पीड़ा? हिंदी की उपेक्षा की पीड़ा। और उन्हें बहुत दुखी होते हुए देखा है। इस बात पर ही केवल उन्हें झुंझलाते हुए देखा है कि हिंदी वालों के द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा हो रही है। उन्हें केवल इसी बात पर झुंझलाते हुए देखा गया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। वो सदैव पूछते थे और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना ऐसी रोशनी से भर देता था
जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। अर्थात बहुत बड़े से बड़े दुख में भी उनके मुख से सांत्वना के स्वर सुनकर राहत मिलती थी। लेखक को अपने पुत्र और पत्नी की मृत्यु पर फादर के शब्दों में झरती हुई ध्वनि शांति प्रदान कर देती है। और लेखक कह रहे हैं कि वह आज नहीं हैं। फादर बुल्के दिल्ली में बीमार रहे और पता ही नहीं चला, लेखक को पता ही नहीं चला कि वह बीमार रहे। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। अर्थात उन्होंने जब अंतिम बार उन्हें देखा तो उनकी मृतदेह को ही उन्होंने ताबूत में पड़े हुए देखा था। 18 अगस्त 1982 की सुबह कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया और उतारने वालों में कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह थे। इस यात्रा में कब्रगाह तक जाने वालों में शैक्षिक संस्थान से जुड़े बहुत बड़े बड़े विद्वान थे। इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश संकरी सड़क की ठंडी उदासी में पहले से खामोश खड़े थे और मसीही विधि से उनका संस्कार हुआ। क्योंकि वह एक ईसाई थे तो उनका मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार किया गया। हिंदी में ही मसीही विधि से प्रार्थना की गई और सेंट जेवियर के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, क्या कहा उन्होंने, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया और उनकी देह को कब्र में उतार दिया। मैं नहीं जानता लेखक कि सन्यासी ने कभी सोचा होगा कि नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, क्योंकि वो इस देश के तो थे नहीं और दूसरे देश में किसी की मृत्यु पर किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। अर्थात उन्होंने इतने संबंध, इतना प्यार भारत में अर्जित कर लिया था कि उनकी मृत्यु के पीछे रोने वालों की कमी नहीं थी। न आँखों को गिनना स्याही फैलाने के जैसा था। इसका आशय है कि फादर की मृत्यु पर रोने वाले उनके परिचित, मित्र और साहित्यकारों की संख्या इतनी अधिक थी कि उनकी गणना करके लिखना अत्यंत ही कठिन काम था, लगभग असंभव था। कितने लोग उनके मृत्यु में रो रहे थे, उनके पीछे पीछे उनकी शव यात्रा में सम्मिलित हो रहे थे, उनकी गिनती करना लगभग असंभव कार्य था। और लेखक कह रहे हैं कि इस प्रकार से हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा, सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता रहा। मानवीय करुणा की दिव्य चमक से तात्पर्य कि फादर मानवीय गुणों से भरे हुए थे। उनमें मानव के प्रति कल्याण की भावना थी। सबके प्रति उनमें अपनत्व, ममत्व, करुणा, प्रेम, वात्सल्य और सहृदयता थी। वे सहृदय इतने थे कि एक बार समीप आकर सदैव समीप बने रहते थे और प्रियजन के संकटों के समय वे ऐसी सांत्वना देते थे कि वे अपने दुख भी भूल जाते थे। यही कारण था कि लेखक ने उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। और लेखक उनको याद करते हुए कह रहे हैं कि उनकी स्मृति सदैव हमारे हृदय में इस प्रकार बनी रहेगी जैसे यज्ञ की पवित्र आग की आँच होती है। और लेखक कह रहे हैं कि मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। तो विद्यार्थियों, यह था पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।